नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक है सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा। जैसा कि आपको पता है, गैर मुतज़ादा के हर लफ्ज़ से वाज़े हो रहा है कि इनकी कोई जिद नहीं होगी। और इसमें ये भी जरूरी नहीं होगा कि एक सिफ्त जो है वो हर हर्फ में पाई जाए। एक सिफ्त या उसका मुतजाद हर हर्फ में पाया जाए, ठीक है। कुछ हरूफ में एक सिफ्त पाई जा रही है तो बाकी हरूफ में नहीं पाई जा रही। लेकिन जिन हरूफ में पाई जाएगी उनमें वो लाजमी होगी, ठीक है। इनका गैर मुतजादा का मतलब है कि ये कुछ फिक्स किसी हरूफ में होगी। लेकिन जिन हरूफ में ये पाई जाएगी उनमें इनका पाया जाना लाजमी होगा, और हमेशा ये वो हरूफ उस सिफ्त के साथ अदा होंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनके इनका उलट भी हो, ठीक है। बाकी जो जो आपको हरूफ बता दिए जाएंगे कि इन हरूफ में ये सिफ्त है, तो इसका ये मतलब होगा कि इन हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ है उनमें ये सिफ्त नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बाकी हरूफ में कोई और सिफ्त हो, इसलिए इनका नाम है गैर मुतजादा, क्योंकि इनका ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। जैसे कि मुतजादा पेयर्स में थी, ये पेयर्स में नहीं है। सो पहली सिफ्त है कलकला। कलकला का माना है हिलाना। इन हरूफ को अदा करते वक्त हालत सुकून में इनके मखरज को हरकत हो जाती है, ठीक है। हालत सुकून में। अब ये लाजमी सिफ्त है तो उन्होंने ये क्यों कहा कि हालत सुकून में? लाजमी है तो फिर तो हर हाल में पाई जानी चाहिए ना। तो हालत सुकून से मुराद है कि हालत सुकून में ये उस वक्त जब इसके ऊपर जज्म हो, जब इन हरूफ के ऊपर जज्म हो, उस वक्त ये वाज़ेह महसूस की जा सकती है। और मुतहर्रिक हरूफ में ये उस तरह वाज़ेह महसूस नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने हालत सुकून को यहाँ पर वाज नुमाया किया है, इसको अलग से उसको हाईलाइट किया है। जिन जगह से ये हरूफ अदा होते हैं, हरूफ के अदायगी के बाद मखरज में जुम्बिश होती है, मखरज हरकत करता है, ठीक है। मखरज वाइब्रेट करता है, तो ये सिफ्त अदा होती है। जैसे कि ये 5 हरूफ में पाई जाती है कुतुबुद्दीन। तो अब उन्होंने क्यों कि ये यहाँ पे हाईलाइट किया है कि हालत सुकून में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, तो हम हालत सुकून में ही इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पे काफ। काफ अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। आपको नॉर्मल, जब आप किसी हर्फ को साकिन अदा करते हो तो वहां वो अपने मखरज पे आवाज जाके ठहर जाती है। लेकिन हरूफ कलकला में ये मखरज पे ठहरने के बाद आवाज हिलेगी, ठीक है। या जैसे कि अप, ये अपने मखरज पे ठहर गई, उसके बाद मखरज हरकत करेगा अप। तो ये जो मखरज पे ठहरने के बाद आवाज में जुम्बिश पैदा होती है, आवाज वाइब्रेट करती है, इस सिफ्त को कहते हैं कलकला। इसी तरह तौ में अतो, बा अब, जीम अज, दाल अद। इस तरह ये अपने मखरज पे ठहरने के बाद आवाज में जो जुम्बिश पैदा होती है उस सिफ्त को कलकला कहा जाता है। इसके बाद है सफीर। सफीर का माना है सीटी। सफीर सीटी की अरेबिक है। ये हरूफ अपने मखरज से तेज सीटी की तरह निकलते हैं, और ये हरूफ 3 हैं, सौद सीन जा, ठीक है। अब जब आपने इनका मखरज पढ़ा था तो मखरज में भी आपने देखा था कि बहुत मिलता जुलता इनका मखरज, एक ही मखरज से अदा होते हैं, हरूफ सफीर या इनको कहते हैं। अब इनका मखरज ऐसा है कि उसमें नीचे वाले दांतों का कुछ हिस्सा लगता है, और जो ऊपर वाले दांतों की नोक के साथ, सनाया उलिया की नोक के साथ जबान को हम टच करते हैं। तो उस कैफियत में क्या होता है कि दोनों दांत जब जबान के साथ हल्के हल्के टच हो रहे होते हैं तो दरमियानी फासले से तेज सीटी की आवाज अदा होती है। और ये इन
हरूफ का एक खासा है कि इनकी आवाज में सीटी पाई जाती है। ठीक है, जहां पे जब जब ये अपने मखरज से अदा हो रहे होते हैं वहीं पर सीटी की आवाज भी आती है, जैसे कि अस, ये सीन की आवाज है। अज, जा की आवाज। अस, स्वाद की आवाज। इसके बाद लीन, लीन का माना है नरमी। इन हरूफ को अदा करते वक्त इनमें इतनी नरमी पाई जाती है कि कोई इन पर मद करना चाहे तो कर सकता है। जैसे कि ये दो हरूफ हैं, वाओलीन और यालीन, जैसे हाउलैनी की वाओ और या। हाउलैनी में ये वाओ मद्दा और या मद्दा दोनों मौजूद, या वाओलीन और यालीन दोनों मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हरूफ मद्दा तो हमें पता है ना कि हमको लंबा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हरूफ लीन भी इतनी नरमी से अदा होते हैं कि अगर इनको भी थोड़ा लंबा किए जाने की अगर किसी को कोई करना चाहे तो उसको लंबा कर सकता है। हाउलैनी। जिस तरह के आप मत आगे जब आप पढ़ोगे, वक्फ का बयान पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि हरूफ लीन पे रुकते हुए हम उसकी आवाज को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ये सिफ्त पाई जाती है नरमी की। नरमी, इनकी आवाज में जो नरमी है उसकी वजह से इनको लंबा किया जा सकता है। और ये वाओ लीन और या लीन, और इसमें ये कंडीशन फिक्स है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है, इसमें वाओ और या से पहले जबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे है इनहिराफ। इनहिराफ का माना है माइल होना।
ओ सॉरी, मैंने नोट नहीं किया, मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। बैक से हम इन्हिराफ पे थे। चलिए पहले हम इन्हिराफ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको उसके शो कराती हूँ। इन्हिराफ, इन्हिराफ से पहले तो आपने सुना है ना। ठीक है, चलिए इन्हिराफ से मैं दोबारा नहीं। इन्हिराफ का मतलब है माइल होना, माइल। और इसमें ये होता है कि लाम और रा का मखरज क्योंकि आपस में बहुत करीब करीब है। जब आपने मुखारिज पढ़े थे आपने ये पढ़ा था कि लाम के मखरज में जबान का किनारा जवाहिक तक दांतों के साथ जुड़ टच होता है, उसके मसूड़ों के साथ। फिर नून में उससे एक दांत कम आगे आ जाता है, और रा में उससे एक दांत आगे आ जाता है। क्योंकि इनके मखरज बहुत करीब करीब हैं तो इनको पढ़ते हुए जबान एक एक हर्फ को अदा करते हुए दूसरे हर्फ की तरफ उसका टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा किनारा थोड़ा सा उसकी तरफ मूव करता है, माइल होता है उसकी तरफ। जैसे कह लो कि आप इस तरह मैग्नेट की अट्रैक्शन होती है, लेकिन उससे मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके मखरज बहुत करीब करीब हैं। और रा के मखरज में आपको पता है ना कि जरा जबान की पुश्त भी इस्तेमाल होती है, ज्यादा टिल्टेड जो है वो जबान का किनारा दांतों के साथ लग रहा होता है। तो इसलिए एक मखरज से एक मखरज दूसरे मखरज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, थोड़ा सा उसमें उसकी तरफ टिल्ट हो रहा होता है। इसे कहते हैं इन्हिराफ। आपको इसे पिक्चर से शो करवाती हूँ, इंशाल्लाह ये क्लियर होगा। ये यहाँ पे देखिए। अब जब लाम अदा हो रहा था तो जबान का जो किनारा था वो पीछे दांतों के साथ लग रहा था। ठीक है, अब जब उसे लगते हुए रा के मखरज की तरफ उसका उसका जाहिर है कि जिन दांतों से रा अदा होना है वो ऑलरेडी लाम के मखरज में शामिल है। ठीक है, जिन दांतों से रा अदा होना है, जिन जिस मखरज से वो लाम के मखरज में ऑलरेडी शामिल है, तो ये बहुत मुमकिन है कि लाम रा की तरफ माइल हो, जबान का किनारा जो है वो रा के मखरज की तरफ मुड़े। ठीक है, इसी तरह रा का मखरज भी लाम के मखरज की तरफ मुड़ता है जब हम उसको उसके मखरज से अदा कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखें, ये देखें, ये है रा का मखरज। रा के मखरज में जबान का जो नोक है, जबान के किनारे का सिर्फ अगला हिस्सा दांतों के मसूड़ों के साथ शामिल है, और लाम के मखरज में थोड़ा सा पीछे तक वो शामिल है, जबान का किनारा। तो इस तरह लाम और रा को अदा करते हुए एक मखरज दूसरे मखरज की तरफ माइल होता है। इस वजह से इस सिफ्त को सिफ्त इन्हिराफ कहा जाता है, और ये सिर्फ लाम और रा में ही पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे सिफ्त तफशी। तफशी का माना है फैलना। इस हर्फ को अदा करते हुए आवाज मखरज में फैल जाती है। ये हर्फ है शीन। ठीक है, शीन का मखरज आपको पता है कि शीन का मखरज क्या होता है। जबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर की तालू की तरफ उठता है। ठीक है, अब ये जबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालू की तरफ उठता है तो जो जबान के किनारे होते हैं उस साइड से वो किसी कोई भी चीज दांत और जबान आपस में टच नहीं हो रहे होते, वहां पे एक स्पेस होती है। तो जब हर्फ को अदा करते हो दरमियानी हिस्सा तो ऊपर वाले तालू की तरफ उठा हुआ है, तो साइडों से आवाज बाहर की तरफ निकलती है फैल के। उस फैल के जो आवाज का निकलना है उसको तफशी कहते हैं। ठीक है, आवाज का फैल के निकलना उसे तफशी कहते हैं। और कई दफा जब आप अगर आपको तजवीज का इल्म ना हो तो कई उसको सीटी से मुशाबत दे देते हैं, लेकिन असल में वो आवाज का फैलाव तफशी होता है। सीटी की आपने सिफात पढ़ ली कि वो सिर्फ जा सीन और स्वाद में पाई जाती है, जैसे कि अश, अश। ये सेंटर से जबान ऊपर की तरफ उठी हुई है, साइडों से आवाज फैल के जो बाहर निकल रही है वो सिफ्त जो वो कैफियत तफशी कहलाती है।
चलिए अगले सिर्फ की तरफ चलते हैं। इस्तालत। इस्तालत का माना है लंबा करना। इस हर्फ को अदा करते वक्त शुरू हाफा से आखिर हाफा तक आवाज को दराजी रहती है। और ये एक हर्फ जॉद में है। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि हाफा क्या होता है, जुबान के कौन से हिस्से को हाफा कहते हैं? जी। हम्म। चलिए मुझे सना आप बताइए हाफा किसे कहते हैं? जुबान का पिछला हिस्सा जो कौवे के पास होता है तालू के साथ। या जुबान के नरम उस तालू। जुबान का वो हिस्सा जो दाढ़ों के सामने होता है उसे हाफा कहते हैं। और ज़ाद एक ऐसा हर्फ है जिसमें मुकम्मल जो है ना वो हाफा पूरा पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तमाम दाढ़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं ज़ाद के मखरज में। तो ज़ाद के मखरज में जो आवाज है वो पूरी जबान की साइड पूरे किनारे पर फैली होती है। इसलिए इस उसमें ये सिफ्त इस हालत पाई जाती है क्योंकि उसकी आवाज शुरू हाफा से आखिर हाफा तक फैलती हुई अदा होती। तकरीर। तकरीर का माना है बार बार होना। ये तकरार जो वर्ड है उसी से ये वर्ड है तकरीर। मतलब ये है कि राह की अदायगी में एक किस्म की कपकपाहट और लर्जा सा होता है जिससे मालूम होता है कि ये दोहरी पड़ी जा रही है, हालांकि एक ही बार पढ़ते हैं। ये सिर्फ सिर्फ राह में ही पाई जाती है। और उसमें भी ज्यादा किरदार उसके मखरज में जो पुश्त का जबान की पुश्त का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से सिफ्त तकरीर उसमें ज्यादा पाई जाती है और जबान में एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है रा को पढ़ते हुए। अर अर जो थोड़ी सी कपकपाहट वाइब्रेटिंग साउंड इसमें आता है, दैट साउंड से कहते वो सिफ्त जो है वो सिफ्त तकरीर है। ओके। तो ये थी हमारे सिफाते लाजमा गैर मुतजादा। ठीक है। अब जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जिन हरूफ पे फिक्स है इनमें पाई जाएंगी जरूरी, अब बाकी हरूफ में ये नहीं पाई जाएंगी और इनका कोई उलट नहीं है और कोई इनकी पेयरिंग नहीं है कि अगर चंद हरूफ में ये है तो इनका कोई ऑपोजिट होगा, इसीलिए इनका नाम गैर मुतज़ादा है कि इनका कोई ऑपोजिट नहीं है। सिर्फ जिन हरूफ में ये फिक्स आपको बता दिया गया है सिर्फ ये उन्हीं हरूफ में पाई जाती है, बाकी हरूफ में ये नहीं पाई जाती। अब अगर आपका कोई सवाल है इस सब के बारे में तो आप पूछ सकते हैं।